आप डॉटनेट के इंटरव्यूज में जाते हो तो इंटरव्यूअर अक्सर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर आप अच्छे से नहीं दे पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉटनेट के इंटरव्यू में कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हरदम पूछा ही जाता है और उसका किस तरीके से आपको आंसर देना है। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको कैसे देना है। क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, चाहे वो C# का इंटरव्यू हो, चाहे वो डॉटनेट कोर MVC का इंटरव्यू हो, चाहे वो ASP.NET कोर वेब API का इंटरव्यू हो, चाहे वो डॉटनेट से रिलेटेड किसी भी प्रोफाइल का इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट के बिना इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि इंटरव्यू सिलेक्शन का सबसे जो जरूरी टॉपिक है वो क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। तो इनिशियली जैसे ही मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही क्लैरिफाई करता हूं कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में लिखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट को बहुत कम लिखते हैं, बहुत ब्रीफ में लिखते हैं, बस प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, टेक्नोलॉजी लिख दिया, खत्म। ऐसा नहीं है। यू शुड एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्ड मैनर। आपको अपने प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर फ्रंट एंड आपने क्या यूज किया है, प्रोजेक्ट के अंदर आपने बैक एंड क्या यूज किया है, प्रोजेक्ट में आपने डेटाबेस कौन सा यूज किया है, प्रोजेक्ट्स में आपने एपीआई बनाया है तो एपीआई आपने किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बनाया है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कि if you have developed API in your project then you can clearly mention that you have worked on API. If you are working on API testing part then you should also mention that you are working in API development as well as API documentation as well as API testing. मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, क्या काम किया इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो प्रोजेक्ट का यही है कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, आपका प्रोजेक्ट का क्या पर्टिकुलर मोटिव है, आपको पहले इसको ब्रीफ करना है। जैसे आपको बताना है कि जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया CRM एप्लीकेशन, तो आपको बताना है कि डेवलप्ड अ CRM एप्लीकेशन यूजिंग ASP.NET Core for the backend and Entity Framework Core for database interaction. The project was built using clean architecture with distinct layers for presentation, business logic and data access. We integrated Azure Blob Storage to store customer files and implemented JWT token based authentication for security API. To optimize performance, we used in caching and Redis. For deployment, we set up a CI/CD pipeline using Azure DevOps with automated testing. इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए तो आपको प्रोजेक्ट में जितना भी आपने काम करा है, देखो काम करके यदि आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे तो सीधी सी बात है सामने वाला आपको जस्टिफाई कर लेगा, हाँ रियली आपने काम किया। क्योंकि जो काम करेगा ना वही इस तरीके से बता सकता है। जिसने सिर्फ डमी प्रोजेक्ट बनाया वो कभी भी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो आपका पूरा जो सिलेक्शन मैटर करता है ना, एक्सपीरियंस प्रोफाइल का खासतौर से सिलेक्शन पूरा मैटर कौन करता है? प्रोजेक्ट करता है। और आजकल तो फ्रेशर के लिए भी कंपलसरी हो चुका है भाई, बिना प्रोजेक्ट के आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जोर दे रहा हूं कि यदि आप डॉटनेट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, इवन किसी भी टेक्नोलॉजी अपना करियर बनाना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट के अंदर के क्वेश्चंस आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लो। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर से कि विच आर्किटेक्चर यू हैव फॉलोड इन योर प्रोजेक्ट, या व्हाट आर्किटेक्चर यू हैव क्रिएटेड इन योर प्रोजेक्ट। तो देखो आर्किटेक्चर बनाने का काम तो वैसे आर्किटेक्ट का होता है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए क्योंकि आर्किटेक्ट ने तो आर्किटेक्चर बना दिया लेकिन काम तो आपने किया ना उस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए। तो इसके लिए देखो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के अंदर आप बता सकते हो कि प्रोजेक्ट के अंदर फ्रंट एंड क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर बैक एंड की आजकल दो आर्किटेक्चर चल रहा है, एक मोनोलिथिक चल रहा है और एक माइक्रो सर्विसेज चल रहा है। ये सभी को बात पता है। मोनोलिथिक में भी प्रोजेक्ट बन रहा है पर अब 10% प्रोजेक्ट मोनोलिथिक में बन रहे हैं और 90% प्रोजेक्ट आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में बन रहा है। तो देखो जो लोग फ्रेशर्स होंगे उनको तो थोड़ा सा ये मैं जो अभी आपको जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ, मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जाकर के जो मैंने शब्द आपको बताया, जो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, उनको आप जाकर के चैट जीपीटी में या जेमिनी के अंदर या कोपायलट में जाकर सर्च करना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इसको इतना डेप्थ में यहाँ पे नहीं बता सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मोनोलिथिक में बस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मोनोलिथिक के अंदर आप एक ही प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें उसी में फ्रंट एंड होता है, उसी में बैक एंड होता है, उसी में डेटाबेस का पूरा इंटीग्रेशन होता है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट एक साथ होता है। माइक्रो सर्विसेज में ये सब अलग अलग हो जाता है। फ्रंट एंड एक अलग प्रोजेक्ट होता है रिएक्ट या एंगुलर में, बैक एंड में आपका एपीआई बनता है जो किसके अंदर बनता है? डॉटनेट कोर के अंदर बनता है। डेटाबेस आपका अलग रहता है, अलग सर्वर में होता है। ठीक है, ये तीनों का पहले लिंकिंग होता है। एपीआई से आप फ्रंट एंड को कनेक्ट करोगे, एपीआई डेटाबेस से कनेक्ट होगा, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एपीआई लेके जाएगा, फिर फ्रंट एंड में जाके विजुलाइज करेगा। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस। तो आपने यदि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बताओगे ना, ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आजकल कंपनियां 90% कंपनियां माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काम करती है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट बना के जाओ, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फ्रंट एंड में आपको क्या बताना है कि आपने रिएक्ट या एंगुलर, जैसे डॉटनेट वालों के लिए एंगुलर ज्यादा फायदेमंद है, एंगुलर फ्रेमवर्क में ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप रिएक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, कंपनी के नीड पे डॉटनेट के अंदर
एपीआई, वेब एपीआई पे आपका पूरा एपीआई इंप्लीमेंटेशन होता है, तो एपीआई के बारे में जरूर पढ़ लेना कि एपीआई के अंदर एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट क्या होता है, एपीआई ऑथेंटिकेशन कैसे यूज किया जाता है, एपीआई में राउटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वेब सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, एपीआई को कैसे टेस्ट करते हैं, पोस्टमैन या स्वैगर तो इनबिल्ट होता है आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वहीं से आप टेस्ट कर सकते हो। डेटाबेस में आपने कौन सा डेटाबेस यूज किया, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज किया, माइस्क्यूएल यूज किया या एमएस एसक्यूएल यूज किया, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आजकल ये वाला प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर ज्यादा चल रहा है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको माइक्रो सर्विसेज ही बताना है, यदि आपने मोनोलिथिक में काम किया तो मोनोलिथिक भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा कौन सा है, इसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, किसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप माइक्रो सर्विसेज पार्ट में ज्यादा जाना। इसके बाद पूछते हैं कि देखो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स एंड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल्स हैव यू क्रिएटेड। आपने कितने प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल में काम किया है, प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो देखो मॉड्यूल्स और यूजर्स में बहुत लोगों को डिफरेंस होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मान लो आपने स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में काम करा, तो इसमें यूजर्स क्या क्या होंगे, जैसे इसमें एडमिन एक यूजर हो जाएगा, दूसरा आपका अकाउंटेंट एक यूजर हो जाएगा, आपका पेरेंट्स का एक मॉड्यूल हो जाएगा, फैकल्टी का एक यूजर हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट भी आपका एक यूजर हो जाएगा। तो ये यूजर्स हैं, ये मॉड्यूल्स नहीं। तो यदि मॉड्यूल्स पूछा जाता है, मॉड्यूल्स मतलब होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे लॉगिन, स्टूडेंट का लॉगिन फॉर्म एक मॉड्यूल हो गया, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक मॉड्यूल हो गया, स्टूडेंट का फीस एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो फीस आपका हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, फीडबैक हो गया, सर्टिफिकेट जनरेशन हो गया, बैच असाइनमेंट हो गया, ठीक है। आजकल तो कितने टाइप के अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन की इंफॉर्मेशन हो गई, हॉस्टल की इंफॉर्मेशन हो गई, ये सभी चीजें क्या हो गई, अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स। तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना मॉड्यूल से बनते हैं। तो आपने यदि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है तो आपको प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स के बारे में कम से कम पूरे मॉड्यूल तो नहीं, कम से कम 8-10 मॉड्यूल तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियरिफाई हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूल किसको बोलते हैं। इसके बाद यूजर्स, यूजर्स मतलब वही रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, जैसे एडमिन के बाद फुल राइट्स होता है, हर प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे अब स्कूल ईआरपी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया एक यूजर्स, दूसरा आपका फैकल्टी यूजर्स हो गया, तीसरा मैनेजर हो गया, चौथा अकाउंटेंट हो गया, पांचवा फ्रंट डेस्क हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, यूजर्स, ठीक है। यूजर्स रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, अलग अलग टाइप के डैशबोर्ड्स के ऑप्शंस होते हैं। तो यूजर्स एक तरह से देखा जाए तो सब पार्ट्स होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रिंसिपल के थ्रू हम उसको एक्सेस करवाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के अंदर का डेटाबेस पता होना चाहिए। आप बोलोगे मैं तो बड़ी टीसीएस कंपनी में काम कर रहा था, इन्फोसिस में मैंने तो डेटाबेस देखा ही नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ आपका एक यूज केस मिलता था, उसके अकॉर्डिंग मैं एपीआई डिजाइन करता था बस। आपको डेटाबेस ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डेटाबेस, यदि आप नहीं भी बनाओगे, लेकिन डेटाबेस के अंदर का जो डायग्राम्स होता है वो हर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो आप प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स उठाओ, उसमें देखो कि डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, कौन से टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितने प्राइमरी की है, कितने फॉरेन की है, ठीक है, कितने में का इवन आप एसोसिएशन भी पता करो कि 1-to-1 रिलेशनशिप कितने में है, 1-to-many कितने में है, many-to-many रिलेशनशिप किसमें है, क्योंकि एसोसिएशन भी पता होना जरूरी है। तो ये इंटरव्यूज आपसे पूछता हूं। और यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, देखो मैंने तो इतने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, 100+ प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है मेरे को, इसलिए आप यदि प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो डेटाबेस की टेबल आपके दिमाग में बैठ जाती है, कौन सा टेबल किसके अंदर है। इवन आपका कॉलम भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर के, भाई चलो ठीक है आपने क्या बनाया, टेबल्स क्या बनाया, आपने सबमिशन फीस सबमिशन के लिए टेबल बनाया, बताओ कौन कौन से फील्ड्स आपने यूज किया, कितने प्राइमरी की आपने यूज किया, कितने फॉरेन की आपने यूज किया, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे अंदर अंदर के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्रोजेक्ट के अंदर से ही पूरा क्वेश्चन बनता है। आपका जैसा प्रोजेक्ट रहेगा वैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे उसके आंसर से आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी एक्सपीरियंस प्रोफाइल या किसी भी बंदे से पूछ लेना जो टेक इंटरव्यूज में सेलेक्ट हुआ है, उससे पूछना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने हमसे प्रोजेक्ट से ही पूछा है, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही प्रैक्टिकल नॉलेज आता है। इसके बाद आजकल एपीआई का क्वेश्चन तो बिल्कुल कंपलसरी है। एपीआई क्या होता है, एपीआई के अंदर कितने टाइप के अलग अलग टाइप के एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, एपीआई के अंदर गेट क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, पुट क्या करता है, पैच क्या करता है, रीड क्या करता है, पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के स्टेटस कोड कौन से होते हैं, एपीआई को आपने टेस्ट कैसे करा, पैरामीटर्स कैसे आपने पास करा, जेसन क्या होता है, आप कैसे पासिंग करते हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो मतलब इस तरीके से रीडेबल जेसन कैसे बनाया जाता है, जेसन का डाटा को आप टेबल में कैसे बाइंड करते हो, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर टेस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे टेस्ट करा, कैसे आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर किस टाइप की टेस्टिंग यूज की आपकी टीम ने, भले आपने नहीं करा आपकी टीम ने करा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग है कि मैनुअल टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके बाद प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, देखो जो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करता है ना उसको प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट भी पता होता है। प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो कितने इन्वायरमेंट थे,
आपने क्लाउड एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट विंडो अजोर यूज किया, तो अजोर के अंदर आपको कितने टाइप के अलग अलग मशीन्स थे, डेवलपर का एनवायरनमेंट अलग, तो 3 एनवायरनमेंट होते हैं। देखो, एक होता है आपका सबसे पहले डेवलपर का एनवायरनमेंट, दूसरा होता है टेस्टिंग का एनवायरनमेंट, तीसरा होता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट, और चौथा एक एनवायरनमेंट होता है प्रोडक्शन, जो लास्ट होता है क्लाइंट का होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हो? डेवलपर। उसको इंटीग्रेशन कैसे किया आपने, तो इसके लिए आपको ये भी पूछा जाता है कि आपने वर्जन कंट्रोल के लिए क्या यूज किया। गिटहब आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गिटहब का नाम यदि आपने सुना नहीं है तो सामने वाला हंस के चला जाएगा और आपको बोल देगा कि अब आपको कॉल करेंगे। मतलब कॉल करेंगे मतलब आपका जो जवाब था, आपका जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया वो प्रॉपर नहीं दिया। और आपको सीआरएम भी पूछा जाता है कि जीरा सीआरएम थोड़ा पता होना चाहिए। सीआरएम में कोई भी जो हो जीरा, क्योंकि आजकल कंपनी पेपर या कॉपी पेन में काम नहीं करती है, आजकल आपको टास्क भी असाइन होता है ना, सीआरएम से होता है। तो जैसे जीरा सीआरएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। जीरा सीआरएम क्या होता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे, आपको इसका फ्री ट्यूटोरियल मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर किस तरीके से टिकट बनता है, किस तरीके से टास्क असाइन होता है, कैसे टास्क का रिप्लाई होता है, ये सब चीजें आप जीरा के अंदर जाके पढ़ लेना। कि इससे एक आपका एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक स्पेसिफिक आपके पास क्या होगा, नॉलेज होगा, और उसको आप जब आप इंटरव्यू में जाके एक्सप्लेन करोगे ना, तो जैसे 50 लोग इंटरव्यू देंगे और आप इंटरव्यू दोगे तो आपके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स आपको इंटरव्यू को दिखेगा और आपको इंटरव्यू सेलेक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत सारा खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और कुछ लोग थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आता है, उनको बताते अच्छे से आता है, उनको समझाते अच्छे से आता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा पूरा का पूरा मोटिव यही है कि आप जब इंटरव्यू में जाओ तो ये वीडियो जरूर देख लेना। मैंने जितने क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताए हैं, इनको जरूर आप सीख लेना, आप उसको एक्सप्लेन जरूर करना, ठीक है। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, और यदि आपको कोई फायदा होगा जरूर मेरे कमेंट करना, ठीक है। मैं तो ऐसा विश करता हूं कि आपको ये देख करके आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।